तो मेंसुरेशन 2D में जो है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था वहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा था, मेंसुरेशन 2D में राइट एंगल ट्रायंगल में जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा था, जो मेन टॉपिक उसका था वो था सर्कम सर्कल और इन सर्कल, परिवृत्त और अंतःवृत्त, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और जो है राइट एंगल ट्रायंगल में परिवृत्त कैसे निकालें उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्कम सर्कल, और फिर उसके बाद रेडियस ऑफ इन सर्कल, दोनों को निकालने के लिए हम लोगों ने दो अलग अलग फार्मूले देखे थे। और वो क्या था, एक तो था कि इन सर्कल का अगर हमसे रेडियस पूछेगा, लेकिन हाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात होनी चाहिए, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल की रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या था, P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। P क्या है, परपेंडिकुलर, B है बेस और H क्या है, हाइपोटेनस। तो P और B को जोड़ देंगे, H से घटा देंगे और जो आया घटाने के बाद उसको 2 से भाग दे देंगे, तो रेडियस इन सर्कल का निकल जाएगा। ठीक है, इन सर्कल यानी कि कौन सा सर्कल, जो कि ट्रायंगल के अंदर बना है। और जो है सर्कम सर्कल का रेडियस के लिए हम लोगों ने देखा था, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल की रेडियस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा। और एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि मीडियन की लंबाई क्या होगी, मीडियन की लंबाई क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। और कौन सी मीडियन, हाइपोटेनस पे ड्रॉ की गई जो मीडियन होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो हम लोगों ने देखा था लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर डाले गए माध्यिका की लंबाई। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बात देखा था कि जो मीडियन की लंबाई होती है वही परिवृत्त की त्रिज्या भी होती है। तो परिवृत्त की त्रिज्या और मीडियन की लंबाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस की लंबाई को का आधा कर देंगे तो तुरंत आ जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जाना था, ताकि क्या हो जाए कि जब हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता हो तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकें, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का पता हो तो हम लोग बेस निकाल सकें। मतलब कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कोई भी दो वैल्यू पता हो तो तीसरी वैल्यू हम लोग तुरंत पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या होता है कि उससे समय बच जाता है, कैलकुलेशन करने में जो समय लगता है वो तुरंत के तुरंत हम लोग रेशियो से ही निकाल सकते हैं कि तीसरा साइड की लंबाई क्या होगी। और इस पे 2-3 सवालों को हम लोगों ने वहीं पे देखा था एग्जाम्पल के रूप में। अब हम लोग इस पे देखते हैं सर्कम सर्कल और इन सर्कल वाले सवालों को, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सवाल कैसे आएंगे देखिए, the length of right angle side, the length of right angle sides of a right angle triangle, are, the length of right angle sides of a right angle triangle are 12 centimeter and 15 centimeter, 12 centimeter and 12 centimeter and 16 centimeter. Then find the radius
of circumcircle and incircle. Find the radius of circumcircle and incircle. परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड की लंबाई सबसे पहले हमें ज्ञात होनी चाहिए, तब जाके हम लोग परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल पाएंगे। तो क्या हमें तीनों साइड की लंबाई दी गई है? सिर्फ दो साइड की लंबाई दी गई है, और वो दो साइड कौन है? राइट एंगल साइड्स। यहाँ साफ साफ दिखा है द लेंथ ऑफ राइट एंगल साइड्स, यानी कि वो दो साइड जो कि राइट एंगल एक दूसरे पे बना रहे हैं उनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये इस वाले साइड की वो बात कर रहा है, इसकी और इसकी, क्योंकि यही दोनों साइड एक दूसरे से क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एक की लंबाई किसी एक को 12 सेंटीमीटर और किसी एक को हम लोग 16 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड साइड जो हाइपोटेनस आएगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ने पर आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार एक काम करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को अप्लाई करके देखते हैं क्या इसमें लग सकता है। तो देखिए 12 और 16 का मन में तुरंत रेशियो पता करेंगे, तो ये 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो 4 से कितनी बार में जाएगा? ये चला जाएगा आपका 3 बार में, 4 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 3 और 4। तो 3 और 4 के साथ हमने ट्रिपलेट कौन सा पढ़ा था? 3, 4 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर 3, बेस 4 और हाइपोटेनस 5। तो 3 जो है वो अपने आप का 4 गुना 12 सेंटीमीटर के बराबर है, 4 भी अपने आप का 4 गुना 16 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 भी 4 गुना होगा। 5 को तुरंत हम 4 गुना कर देंगे, तो 5 को जब हम 4 गुना करेंगे तो 5 के कितना हो गया? 20। तो आ गया हाइपोटेनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें किसी की स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम बिना सिर्फ और सिर्फ रेशियो देख करके ही कर लेंगे। 99% केसेस में जहाँ पे ट्रिपलेट अप्लाई हो जाएगा वहाँ तुरंत हम लोग आंसर बता देंगे। अब जो है यहाँ से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू मिल गई 16 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस आएगी, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो सर्कम सर्कल की रेडियस जो आएगी हाइपोटेनस का आधा होगी। हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस कितना है? 20, तो 20 का आधा, 20 का आधा हो गया 10। समझ में आया? आया समझ में? तो 20 का आधा क्या हो गया? 10 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए अब अगर हम इससे एक और बात पूछिए, इन सर्कल की रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर P प्लस B माइनस H अपॉन 2। तो P प्लस B माइनस H अपॉन 2, तो P और B को जोड़ दिया तो 12 और 16 को जोड़ दिया और इसमें से 20 घटा दिया, जो उत्तर आएगा उससे 2 को भाग दे देंगे। तो 12 और 16 को जोड़ के तो 28 आ गया, 28 में से 20 घटाएंगे 8, 8 को 2 से भाग दिया 4। समझ में आ गया? 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आ गई वो कितने आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो ऐसा सवाल आएगा तो अब तो कर ही लेंगे। चलिए तो एक सवाल इस पे देख लीजिए। दूसरा सवाल, द लेंथ ऑफ right angle side, the length of right angle side of a right angle triangle are 10
and 20 centimeter. Find the then find पहला radius of circumcircle and incircle. Radius of circumcircle and incircle. दूसरा length of median on the longest side. On the longest side. Length of median on the longest side. तो length of right angle sides of a right angle triangle are 10 centimeter and 20 centimeter. Then find पहला radius of circumcircle and incircle and second is length of median on the longest side. तो इसमें देखिए जल्दी से प्रयास करिए। कर लेंगे इसको। चलिए बता देते हैं। देखिए जो राइट एंगल साइड है इसमें जो है इनकी लंबाई परपेंडिकुलर की लंबाई 10 सेंटीमीटर और बेस की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं अभी के लिए। जब हम लोग एंगल की बात करेंगे तब वो अलग बात आएगी, लेकिन अभी मेंसुरेशन में हम लोग किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका क्या करिए, रेशियो ले लीजिए। तो 1 और 2, 1:2, तो 1 और 2 के साथ कोई ट्रिपलेट अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग सीधे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं जल्दी से। h बराबर √ में p² + b², p² + b²। ठीक है। अब यहाँ पे √ में p की वैल्यू कितनी है 10 पे लगाया स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 20 पे लगाया स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो ये कितना हो जाएगा √ में 100 + 400 जो कि आ जाएगा √ में 500 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको 500 को हम लोग 100 × 5 लिख देंगे। 100 10 का स्क्वायर होता है, तो ये 10√5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या क्या पूछा है, हम लोग तीनों साइड की लंबाई जब मिल जाएगी तो हमसे कुछ भी पूछेगा, या तो सर्कम सर्कल पूछेगा तो वो निकाल सकते हैं, इन सर्कल पूछेगा उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, मीडियन पूछेगा लॉन्गेस्ट साइड पे तो वो भी निकाल सकते हैं। तीनों का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कम सर्कल की। तो सर्कम सर्कल के रेडियस को हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है उसका फार्मूला होता है हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 10√5। 10√5 का हमने कर दिया आधा। 10√5 का आधा किया 5√5 हो गया। 5√5 हो गया। आधा करते समय हम सिर्फ इसका आधा करेंगे, इस रूट वाली वैल्यू का आधा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है इन सर्कल की रेडियस कैसे आएगी, p + b - h/2। p और b को जोड़ेंगे और h से घटा देंगे। p और b को जोड़ा 10 और 20 30। 30 में से 10 √5 को माइनस कर देंगे, तो 30 - 10√5/2। अब देखिए 30 में से 10√5 को हम घटा करके कभी भी नहीं लिख सकते 20√5, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 ये एक नंबर है और ये √ में है, तो इसके पास भी √5 होगा, तब जाके हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके पास भी अगर √5 होता, ये लिखा होता 30√5 और इसमें से 10√5 माइनस करना होता तो हम आसानी से कर सकते थे। 30√5 में से 10√5 गया, 20√5 बच गया।
लेकिन यहाँ पे 30 के साथ कोई √5 नहीं दिया गया, 30 प्योर नंबर है, तो इसीलिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ यहीं पे हम लोग उत्तर इसका छोड़ देंगे और ऑप्शन में भी यही मिलेगा। ठीक है, तो सर्कम सर्कल की रेडियस, इन सर्कल की रेडियस आ गई, सर्कम सर्कल की रेडियस आ गई। फिर हमसे उसने एक दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ दिया है कि लॉन्गेस्ट साइड पे मीडियन ड्रॉ करेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप इसमें डरेंगे नहीं, आप तुरंत कहेंगे कि सर जी लॉन्गेस्ट साइड का मतलब हो गया हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनस पे जब मीडियन डालेंगे तो उसकी लंबाई जो होगी वो सर्कम सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। तो सर्कम सर्कल का रेडियस कितना आया है 5√5 सेंटीमीटर, तो मीडियन की लंबाई भी कितनी आ जाएगी 5√5, लेकिन कौन से वाले मीडियन की, जो कि हाइपोटेनस पे मीडियन डाला गया है। तो लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का आधा हो जाएगी, तो हाइपोटेनस का आधा, या फिर हम लोगों के सर्कम सर्कल की जब रेडियस पता है तो हम उसी के इक्वल मान ले, उसी के इक्वल कर देंगे, बस बात ख़त्म, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेनस का आधा पहले ही हम लोग करके निकाल चुके हैं 5√5, तो वही बात यहाँ पर भी आ जाएगी 5√5 सेंटीमीटर। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो होता है मीडियन जो हाइपोटेनस पे डाला गया है वो सर्कम सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, जिसका रूल जो है इस बात का, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसका रूल ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अभी नहीं, ज्योमेट्री में जब फिगर को कंबाइन करता है राइट एंगल ट्रायंगल और एक सर्कल बना देगा उसके ऊपर, तो वहाँ पे इसका उपयोग बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, वहाँ पे बोल देगा ये मीडियन है, तो वहाँ पे हम लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। इसीलिए ये बात दोहराई जा रही है कि मीडियन जो होता है हाइपोटेनस पे जो मीडियन डाला गया है उसकी लंबाई और सर्कम सर्कल की रेडियस दोनों बराबर होता है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। तो अब जो सेकेंड टाइप का जो सवाल ज़्यादा ट्विस्ट करके पूछेगा वो पाइथागोरस थ्योरम पे थोड़ा सा एक सवाल ये पूछ देता है कि ये बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एरिया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया क्या है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसके जो हाइपोटेनस है उसकी लंबाई दी गई है, उसकी लंबाई है 51 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोलेगा कि हमें आप परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बताइए। इसने बस इतनी बात दे रखी है कि एरिया है उस राइट एंगल ट्रायंगल का 540 सेंटीमीटर और उसके बाद जो हाइपोटेनस नाम का प्राणी है उसकी लंबाई है 51 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बताइए। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम ज़्यादा कैलकुलेटिव न बना करके हम सीधे सीधे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सहारा लेंगे और तुरंत इसका उत्तर लाएंगे। देखिए 51 के साथ हमने कोई ट्रिपलेट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, लेकिन 51 को जब हम तोड़ेंगे तो 51 टूट जाएगा 17 गुणे 3 में। ठीक है, और जो हाइपोटेनस की लंबाई को हम लोग जब 17 लेते हैं तब हमें एक बात याद आती है कि हमने एक 17 के साथ ट्रिपलेट पढ़ा था और उस ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट कैसा था, वो ट्रिपलेट क्या था 15, 8 और 17, ये वाला ट्रिपलेट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें से ये वाला हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, या फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें से कोई भी कुछ भी हो, लेकिन कोई एक परपेंडिकुलर होता है, कोई दूसरा वाला बेस होता है। अब देखिए, अब इसमें जो है 17 3 गुना है तो परपेंडिकुलर भी 15 ना होकर के 3 गुना 45 हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर, और बेस भी 3 गुना हो जाएगा तो बेस 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे, एक बार तसल्ली के लिए, कि परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस
इनका यूज करके हम एक ट्रायंगल की उस ट्रायंगल की एरिया निकालने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या वो एरिया 540 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 24, हाइट कितना हो गया हाइट 45। इसको हाइट मत समझिएगा, ये क्या है हाइपोटेनस है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से कितना बार में किया 12 बार में, 45 गुणे 12, 45 गुणे 12 तो 45 था हमें 450। अब 45 तो नहीं 90, तो जोड़ लो 450 और 90, 9 5 14, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया जो है इसके बराबर एकदम आ रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की लंबाई 45 और बेस की लंबाई 24 हमने सही निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे सवाल आते हैं। अब देखिए इस तरीके से अगर हमसे सवाल पूछेगा तो हम तुरंत कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस दिया तो हाइपोटेनस को तोड़ देंगे और तोड़ करके एक बार सर्च करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई ट्रिपलेट हमको याद आ रहा है जो हमने पढ़ा हो। अगर पढ़ा है तब तुरंत हम लोग कर लेंगे या फिर हम लोग ऑप्शन से करेंगे। लेकिन हम लोग 100% जितने भी केसेस जितने एग्जाम या प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्या होते हैं, वो पूरे तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न रहा है अभी तक का या फिर आने वाले समय में भी जो पैटर्न आपसे यही देगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला ही देगा, इससे दूर नहीं देगा। वहाँ पे वो एक एग्ज़ाम है, वहाँ पे आप कुश्ती खेलने नहीं जा रहे हैं कि ये वाला आप कर लिए तो अब दूसरा वाला करिए, नहीं, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो ट्रिपलेट से ही रिलेटेड सवाल आपको देगा। ठीक है, कोई भी सवाल एरू गैरू नहीं उठा करके वो दे देगा आपसे। वहाँ पे मैं बार बार कर रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे आप कुश्ती खेलने नहीं जा रहे कि एक को हरा दिया तो अगला पहलवान लेकर के आएंगे, नहीं लाएंगे वो। ठीक है, वो आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई चैलेंज नहीं निकाल रहे हैं वो। तो इसलिए जो है अभी तक जो सवाल आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप में जितने बने हैं, एरिया दे दिया है, हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर कोई एक दे दिया है, बाकी दोनों की लंबाई नहीं दिया है। तो इन दोनों की लंबाई को ऑप्शंस में दिया है। ठीक है, तो उसी जो जिसकी लंबाई दिया है उससे रिलेटेड उसको हम लोग तोड़ेंगे और फैक्टर करके हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है, और जो ट्रिपलेट पॉसिबल है उससे एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ऑप्शन में तो ये दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम लोग थोड़े सा एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि क्या इन दोनों से एरिया इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो तुरंत हमने वेरीफाई किया 540 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर और बेस को निकाल लेंगे। निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वेरीफाई करने में भी कोई उतना वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम मात्र अगर करना चाहें तो 30 सेकेंड्स में हम लोग इसको कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स में। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में कुछ उतना पढ़ने वाला कोई टिपिकल लैंग्वेज वाला 4 लाइन वाला 5 लाइन वाला सवाल तो होगा नहीं। एक लाइन में दिया होगा कि द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 540 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 51 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। बस, तो इसको पढ़ने में कितना समय लगा, पढ़ करके फिर तुरंत हम लोग जान गए कि ये वाला टाइप हम लोग कर चुके हैं। तो तुरंत हम लोग इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हल करने का प्रयास करेंगे तो 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा तो कर लेंगे। तो चलिए एक प्रश्न इस पे देख लीजिए, करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है द length of hypotenuse, the length of hypotenuse of right angle triangle, the length of hypotenuse of right angle triangle is 100 centimeter if its area is 2400 सेंटीमीटर, then find the
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बताइए। तो हाइपोटेनस की लंबाई 100 सेंटीमीटर दे दिया है, आपसे एरिया दे रखा है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको पूछा है परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बताइए। बता लेंगे, बताने की इसको ज़रूरत हमको नहीं लगता है। अभी जैसे करा है वैसे ही करना है कि हाइपोटेनस जितना दिया है या फिर जो भी साइड दिया है उसको फैक्टराइज करना है, उससे रिलेटेड जो कि जितने भी हमको ट्रिपलेट से याद है उनकी सहारा लेकर के हम परपेंडिकुलर और बेस को निकालेंगे। फिर एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि जो उत्तर आया है उससे क्या एरिया इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इतने से काम को करना है। तो चलिए देखिए, जो एक सेकंड, एक तो ये पेपर सेट नहीं हो पा रहा है। तो जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है? परपेंडिकुलर और बेस को बताइए। तो आप तुरंत क्या करेंगे? हाइपोटेनस को इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। हाइपोटेनस को जब आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस अगर 100 रहता है हाइपोटेनस, ठीक है, तो यहाँ से 100 के साथ 100 में इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 से क्या आपको कोई ट्रिपलेट 5 और 20 ये आ रहा है ना, 5 गुणे 20। तो 20 से तो फिलहाल हमें कोई ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा है हाइपोटेनस में, लेकिन 5 से एक ट्रिपलेट हमने शुरुआत में ही पढ़ा था और ये बहुत ही पुराने ज़माने का ट्रिपलेट है। 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 बहुत ही पुराने ज़माने का ये ट्रिपलेट है जो कि हम लोगों ने देखा था 3, 4 और 5। अब देखिए 5 की वैल्यू हम लोगों ने 100 के बराबर रखी, तो ये 20 गुना हुआ, तो इसको भी 20 गुना करेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया 20। इसको 20 गुना किया, ये हो गया 60 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया? इसको 20 गुना किया 80 सेंटीमीटर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आ गई। एक बार हम लोग एरिया निकाल करके देखते हैं क्या 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो एक बार निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 80, परपेंडिकुलर कितना? 60। ये कितनी बार में गया? 30 बार में। 80 गुणे 30, 2400 आ गया, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा बात ये वेरीफाई कर रहा है। तो परपेंडिकुलर की लंबाई हो गई 60 और बेस की लंबाई हो गई 80, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कितना उपयोग में आ रहा है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ आ गया? तो इस पे एक और सवाल हम लोग देते हैं, उसके बाद इस कहानी को ख़त्म करते हैं। द एरिया ऑफ right angle triangle, the area of right angle triangle is, the area of right angle triangle is 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ length of hypotenuse, length of hypotenuse is, length of hypotenuse is 58 centimeter, then find
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये एरिया जो है 840 सेंटीमीटर है, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हाइपोटेनस की लंबाई 58 सेंटीमीटर दी गई है। तो परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बताइए। तो बता देंगे तुरंत, हाइपोटेनस बराबर 58 सेंटीमीटर। 58 को तोड़ेंगे, 58 को तोड़ेंगे तो ये बहुत से बहुत टूटेगा, तो 29 गुणे 2 में टूट जाएगा। 29 से रिलेटेड जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो कौन सा है, जल्दी बताइए। 20, 21 और 29, ये बहुत ही कम बच्चों को याद रहा होगा 20, 21 और 29 वाला, लेकिन जिन्होंने रिवाइज किया उनको तो बिल्कुल याद रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इसको रिवाइज नहीं करते। अगर आप लोग इसको सीरियसली पढ़ने के बाद अगर आप लोग रिवाइज करना चालू कर दें तो मेंसुरेशन में आपसे बेहतरीन चीज़ें कोई नहीं पढ़ रहा है इस वक्त। समझिए बात को, आप लोग इन सभी चीज़ों को एकदम सीरीज में पढ़ रहे हैं, पूरे सीरियल में अरेंज फॉर्मेट में आपको ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, लेकिन आप लोग इसका रिवीजन नहीं करके अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़िए कम लेकिन रिवाइज ज़्यादा करिए। भले ही दिन में 2 दिन में आप एक वीडियो एक क्लास अटेंड करिए, लेकिन प्लीज़ जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए कम से कम। तो अब देखिए 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 29 यूनिट की वैल्यू 58 के बराबर है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ये तो 20 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, 21 की वैल्यू 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम परपेंडिकुलर और बेस को निकाल चुके हैं, आंसर हमारा आ गया, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है एक बार वेरीफाई कर लें क्या एरिया 840 आ रही है या नहीं आ रही है। तो हाफ इंटू बेस, एक सेकंड, पेन को क्या हो गया, पेन लग रहा है ख़त्म हो गया, चलिए इससे देख लेते हैं। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 42, और परपेंडिकुलर हाइट है 40, काटा 20 बार में, 20 से 42 को 840 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर 40 और बेस कितना 42। उत्तर हमारा बिल्कुल सही आ गया। तो इस तरीके से अब सवाल आएगा तो इसको हम लोग एकदम आसानी से कर लेंगे। अब इस पे हमें सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो रेडियस की हम लोग बात कर रहे थे, सर्कम सर्कल और इन सर्कल की, उस पर हम लोग वापस आ जाते हैं और इस बार जो है राइट एंगल ट्रायंगल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल की बात को हटाते हुए अब हम बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमें सर्कल, इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस पूछते तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसका क्या फार्मूला है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले तो होता क्या है, ये तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ही जान चुके थे कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक सेकंड, बन जाओ भाई, काहे लिए परेशान कर रहे हो, नहीं बनोगे, ठीक है मत बनो, कितना तुम लोग को पुश किया जाएगा।
जब तुम उन लोग के अंदर खुद विल पावर नहीं है तो हम कितना पुश कर लें उससे कुछ होने वाला नहीं है। धक्का मार करके हम कितनी दूर तक ले जा सकते हैं तुम लोग को। खुद में विल पावर होनी चाहिए कि हमें नौकरी लेनी है, तो इस वजह से हमें जितना पढ़ना पड़ेगा उतना हम पढ़ेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना हम पढ़ेंगे। हमें अपनी कैपेसिटी नहीं देखनी है कि हम सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ सकते हैं, 3 ही घंटा पढ़ सकते हैं, नहीं हो सकता। तो ऐसे में सिलेक्शन भी आपका नहीं हो सकता। तब लग जाएंगे 5 साल, लगातार 5 साल आप पढ़िए, 5 साल पढ़िए, तब जा कर के हो सकता है समय अच्छा रहा, भाग्य ने साथ दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाए। या फिर अगर आपको 8 महीने 9 महीने में ही सिलेक्शन लेकर के निकलना है इन सारे चीज़ों से, तो आपको क्या करना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ाई आपको पढ़ना, उतने घंटे स्टडी आपको करना पड़ेगा। और इसकी स्टडी करना बहुत ही आसान है एसएससी के अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। इसमें कोई मेंटल प्रेशर और ये सारी बाधाएं नहीं आती हैं। एकदम आराम से हंसते खेलते जो है, अगर हम पढ़ना चाहें तो एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। कम से कम डेली सेल्फ स्टडी, इस वीडियो वगैरह की बात को छोड़ करके सेल्फ स्टडी में डेली आपको 5 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके आप आसानी से 8 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप राइट डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कल और इन सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी थी, और उससे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं, ये हो गया इन सर्कल, ठीक है, और इन सर्कल में यहाँ हो गया सेंटर बन गया, वेरी गुड, सेंटर बन गया, तो हमने इसको पास करा दिया। तो आपको एक बात याद आ रही होगी, पहले या दूसरे क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एक मीडियन नामक एक प्राणी होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और मीडियन क्या करता है, मीडियन 90 डिग्री बनाता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन जो सामने वाली साइड को डिवाइड तो सभी ट्रायंगल में करता है, लेकिन इसमें ये 90 डिग्री भी बना देता है। इसी कारण से हम इस मीडियन को क्या मानते हैं, हाइट का भी काम करता है, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, और जहाँ तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आकर के मिलते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंटेरॉइड, यानी कि केंद्रक के नाम से जानते हैं, जहाँ तीनों माध्यिका एक दूसरे से आकर के मिलती हैं। और यही जो केंद्रक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो केंद्रक होता है, वही इन सर्कल का यानी कि अंतःवृत्त का भी केंद्र होता है। समझ में आया, यानी कि ये इस सर्कल का सेंटर भी यही कहलाएगा। यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, ये सभी क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे। ठीक है, तो जब यहीं से इसकी दूरी और इसकी दूरी और इन सब की दूरी बराबर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक इस सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ये वाली दूरी, तो यहाँ पे एक बात आपको एकदम, जिस तरीके से इस बात को आप लोग मन में छाप लिए हो कि जो मीडियन होता है वो 90 डिग्री बनाता है किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और यही इसका हाइट हो जाता है। इसी तरीके से ये बात भी आपको एकदम दिमाग में याद रखना है कि जो इसका सेंट्रॉइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वही किसका काम करता है, इन सर्कल अंतःवृत्त के केंद्र का भी काम करता है, यानी कि इन सर्कल का सेंटर भी यही होता है, पॉइंट जी। ठीक है, इस बात को जिसको पता चल गया वो तुरंत अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेगा। लेकिन इस बात को मैं लिख देता हूँ जी, जो कि है सेंटेरॉइड। बार बार तो एक तो यही पेन हाथ में आ रहा है, जी है सेंटेरॉइड। और चूंकि जब जी क्या है, सेंटेरॉइड है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन इक्विलेटरल
इक्विलेटरल, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पहले ऊपर लिख दिया था। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर ऑफ इन सर्कल एंड circumcircle and centroid all lies at same point, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना है। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिना इसके गुजारा होने वाला नहीं है। जो ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, बिना इसके जाने आपका गुजारा नहीं होने वाला। क्या है? समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का केंद्र, परिवृत्त का केंद्र और माध्यिका का केंद्रक, अंतःवृत्त का केंद्र, परिवृत्त का केंद्र और माध्यिका का केंद्रक तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो सेंटर जो होता है इन सर्कल का और सर्कम सर्कल का भी सेंटर यही कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, और किसी ट्रायंगल में नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये बना सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं होगा और इसका सेंटर कहाँ होगा? जहाँ इस इन सर्कल का सेंटर है वहीं पे इस सर्कम सर्कल का भी सेंटर होगा। और इन सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? जहाँ पे इस माध्यिका की क्या है? सेंटरॉइड है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे आएंगे, एक ही बिंदु पर पड़ेंगे। इन सर्कल का सेंटर, सर्कम सर्कल का सेंटर और माध्यिका का केंद्रक यानी कि सेंटेरॉइड, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर आएंगे। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये आप क्यों बता रहे हो? इससे हमें क्या लेना देना? तो इसका बहुत खतरनाक यूज अभी आने वाला है, जब हम लोग क्या निकालेंगे? इस अंतःवृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तब कैसे? चलिए देखिए। आपको इतना तो पता है कि जब ये बात अब आपने बता दिया तो मैं ये कहूँगा कि ये बताइए, ये तो केंद्र हो गया किसका? अंतःवृत्त का। अभी इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अंतःवृत्त की बात करते हैं। तो अंतःवृत्त का जब आप इसको केंद्र कह रहे हैं तो केंद्र से परिधि की दूरी यानी कि सर्कमफ्रेंस की दूरी को रेडियस बोला जाता है। तो यहाँ से इसकी दूरी हमें पता चल जाए तो हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी हमें कैसे पता चलेगी? तो आप इसकी बात देखिए कि इसको जब हमने सेंटर बोला तो सेंटर से इसकी दूरी, इसको भी तो रेडियस ही बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बात, इसको मैंने ए नाम दिया और इसको मैंने डी नाम दिया। तो ए डी एक मीडियन है, ये बात ठीक है, और ए डी इसका हाइट भी है। तो ए डी की लंबाई क्या होगी? ज़रा एक बात आप हमें बताएंगे, ए डी की क्या लंबाई होगी? बिल्कुल बता सकते हैं, पहले ही दिन हम लोगों ने पढ़ा था। ए डी की लंबाई क्या होता है? √3/2 इंटू साइड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मान लीजिए ए है, तब हो जाएगा √3/2a। बिल्कुल, ये हो जाएगी ए डी की लंबाई, ठीक है, ए डी की लंबाई। और इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट भी बोलते हैं। तो हाइट जो होता है √3/2a होता है, ये पहले ही दिन हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए, जो केंद्रक है ए जी और यहाँ से ए जी डी और ए जी इज टू जी डी, मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि ये 2:1 होता है। ए जी इज टू जी डी क्या होता है? 2:1 होता है, ठीक है। तो जी डी की लंबाई क्या हो जाएगी? जी डी की लंबाई क्या हो जाएगी?
जी डी बराबर ये पूरा कितना, ये 2 ये 1 तो पूरा 3, तो ये पूरा 3। लंबाई किसकी निकालनी है, जी डी। जी डी ये 2 ये 1 तो ये कितना 1, किसका, ए डी का, ए डी का इतना। तो ए डी यानी कि हाइट का 1/3 जी डी की लंबाई होगी। और ध्यान से अगर आप गौर से देखेंगे तो जी से डी की दूरी ही रेडियस है इसका अंतःवृत्त का, यही तो निकालना था। तो हाइट हमें पता है, इसका 1/3 कर देंगे, तुरंत अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। कर देते हैं यहाँ पे किनारे इधर। तो जी डी की लंबाई को हम लोग सीधे अब आर लिखते हैं और 1/3 इंटू हाइट, हाइट कितना है √3a/2, √3a/2। अब इसको जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं √3a/6, ये क्या आ जाता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाती है √3a/6। तो ये आ गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है। और अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तब हम कहेंगे हमें ए जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी डी जो था 1/3 ऑफ एच था, तो ए जी क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ एच, 2 बाई टोटल कितना है 3 है, तो 2/3 ऑफ एच हो जाएगा। तो यहाँ से जो है जी डी क्या आ गया, जी डी बराबर 2/3 गुणे एच, 2/3 और h कितना है √3a/2, 2 से 2 कट गया तो a, और √3 बार में ये भी कट गया तो a/√3 आ गया। ठीक है। और जी डी क्या है आप एक बार ज़रा देख लीजिए, ए जी, इसको जी डी क्यों लिख दिया हमने, ए जी होगा ना ये। तो ए जी जो है, ए जी की लंबाई हमने निकाली है, ए जी तो ए जी क्या था, ए जी जो था वो ए जी की वैल्यू 2 और टोटल है 3 इंटू पूरा ए डी, और ए डी को एच बोला तो 2/3 ऑफ एच, और यही हमने इधर किया। तो अब इसको समझिए ए जी क्या है, ए से जी की दूरी, ए क्या है बड़े वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़े वाले सर्कल में ए सरकमफ्रेंस है और सरकमफ्रेंस, और जी क्या है, जी इसका सेंटर है, किसका, सरकम सर्कल का। तो सरकम सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ही तो रेडियस होती है, यानी कि ए से जो जी की दूरी होगी वो किसकी इसकी रेडियस कहलाएगी, किसकी, सरकम सर्कल की। और वो अभी हम लोगों ने निकाल दिया कितना है a/√3। तो अब हमें ये पता चल गया यहाँ से दो बातें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। पूरे में हमें बस इतना ही बात ध्यान रखना था इस पूरे डेरिवेशन में कि सरकम सर्कल की रेडियस, जिसको हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे, वो a/√3 होता है, और इन सर्कल की रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल और आर से लिखेंगे, वो कितना होता है √3a/6 होता है। ठीक है। अच्छा, और इन दोनों का रेशियो कितना होता है ये भी कभी कभी पूछ देगा, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार दोनों का रेशियो, यानी कि इन सर्कल और इस टू सरकम सर्कल के रेडियस का रेशियो। √3a/6 इज टू a/√3। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए से ए कट गया, ठीक है, इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, पूरा लिख देते हैं, क्या करना है, √3 इंटू √3, और 6 को इधर भेजा, ये हो गया 6। तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 3, और इधर हो गया 6, तो रेशियो क्या आ गया 1:2। यानी कि अगर हमें कहीं ये दे दिया कि जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे
हम तुरंत बोलेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उसकी दुगनी। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 1 है तो परिवृत्त की त्रिज्या 2 होगी। तो इसी तरीके से अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 12 है तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 12 का दुगना 24 हो जाएगा। या फिर हमसे ये बोल दे कि परिवृत्त की त्रिज्या जो है समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में 20 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये इसकी वैल्यू 20 के बराबर, तो 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि दोनों का जो है अनुपात कितना आता है। तो आज हम लोगों ने मेनली हमें जो बात ध्यान रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ये और ये, ठीक है। और ये वाला रेशियो ध्यान रखना है कि इनका रेशियो डबल होता है, 1:2 का रेशियो होता है। बस इतना ध्यान है तो हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर इसके आगे हम लोग इस पे कल सवाल देखेंगे कि इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़िएगा और जितने सवाल जो कि पिछले टॉपिक से कराए गए हैं उनको प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।